लेते हुए सुंदरनगर, मनाली, कुल्लू, मंडी और लगभग 3200 मीटर ऊंचाई पर कमरूनाग आध्यात्मिक स्थल को मैंने देखा है और मैंने प्रकृति को महसूस किया है इस पूरे यात्रा के दौरान। और इसी बीच आपका ये विशेष टॉपिक हमारे सामने उभरा और मुझे लगा जैसे मानो कि इस यात्रा के लिए ही आपने ये टॉपिक को रखा है और मुझे उसके लिए न पढ़ने की आवश्यकता ही हुई, न कुछ समझने की आवश्यकता ही। बस फ़र्क इतना है कि मैं एक यात्रा में गाड़ी में बैठा हूँ और अब बनारस के रास्ते पर अम्बाला से मुझे ट्रेन पकड़ना है। मैं सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए कुछ बातों को कहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि बीच में नेटवर्क की वजह से नहीं जुड़ पाऊँ। साथियों, ये जो विषय है नेचर विल डू जस्टिस फॉर नेचर, इसमें दो विशेष बातें स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं या समझ आ रही है। एक तो हमें नेचर जो है, पर्यावरण हमें एक समझाने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ पर्यावरण हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि पर्यावरण के बिना या नेचर के बगैर विकास का कोई मायने नहीं है। और जिस प्रकार मनुष्य के लिए हमने न्याय प्रणाली बनाई है, जिस प्रकार मनुष्य अपने हित के लिए न्याय की गुहार लगाता है, उसी प्रकार प्रकृति को या नेचर को भी न्याय लगाने का एक अधिकार है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पूरे के पूरे विकास के इस गति में, विकास के मापदंड में अगर हम लोग सब लोग जानते होंगे तो विकास बगैर पर्यावरण के संभव नहीं है। पहले प्रकृति या पर्यावरण का उत्पन्न होना और उस पर्यावरण या प्रकृति में मनुष्य का एक एक्टर के रूप में उत्पन्न मौजूद रहना एक विशेष संयोग को जन्म देती है। अगर हम पर्यावरण के बगैर जीवन की कल्पना करते हैं तो एक बेईमानी होती है, जैसा कि हम लोग अब देखते आ रहे हैं। साथियों, जब हम हिमाचल की यात्रा कर रहे थे तो मुझे लगा कि इस प्रकृति ने हमें क्या नहीं दिया है। ये पूरे घने वनाच्छादित क्षेत्र को मैंने देखा और साथ ही साथ जमीन से लेके पर्वतीय क्षेत्र के में विकास के इस यात्रा को देखा तो हमने पर्वतों को काट के जो मनुष्य के हित के लिए या पर्यटन के विकास के लिए जो हमने सड़क मार्ग बनाया है, वो देखकर हमें लग रहा था कि अगर ये मार्ग मनुष्य के हित के लिए है या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है, तो उसमें सबसे बड़ा पहल होना चाहिए कि हम कैसे प्रकृति की रक्षा कर पाएं, इसकी संकल्पबद्धता भी दिखाई पड़नी चाहिए। अगर हम पर्वत काटते हैं, अगर हम वनों को काटते हैं, अगर हम अपने हित के लिए या आर्थिक विकास के लिए ये सब काम करते हैं, तो हमें संपोषित विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सूत्र को समझना पड़ेगा। हम सिर्फ अपने हित के लिए या आर्थिक विकास के पर्वतीय जीवन के साथ या पर्यावरण या प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने महसूस किया कि वन का कटना, पर्वतों का हटना या जल का जमीन के भीतर और अंदर की ओर प्रवेश कर जाना, इससे मानवीय जीवन खतरे में पड़ गया है। और प्रकृति भी अपने लिए न्याय मांग रही है, क्योंकि प्रकृति स्वयं प्रकृति के लिए जीती है। उसकी जो विविधता है, उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको हमने महसूस किया। हर जल, हर प्रकृति के हर तत्व का अपना अपना विशेष महत्व है और सभी के पास जीवन है। हमने प्रकृति के एक एक पत्तों को, एक एक जड़ों को, एक एक चरों को हमने जीते हुए देखा है। यानी अगर हम अपने विकास के लिए प्रकृति का नाश कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, तो प्रकृति को भी अपनी न्याय पाने का अधिकार है। इसीलिए प्रकृति एक चेतावनी देती है। प्रकृति को मालूम है
कि बिना उसके सहयोग के मनुष्य का जीवन नहीं बचेगा। प्रकृति को ये मालूम है कि बिना प्रकृति के रिसोर्सेस के विकास का कोई मायने नहीं है। प्रकृति को मालूम है कि जल ही जीवन है, हवा ही जीवन है और पंच तत्व ही जीवन है। इसलिए प्रकृति मौन है, शांति से मनुष्य द्वारा जनित विकास को देख रही है और स्तब्ध मौन रूप से उसको महसूस कर रही है कि उस पर कहाँ तक खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए जब ये टॉपिक है कि नेचर विल डू जस्टिस फॉर नेचर, इसका अर्थ होता है कि अगर हम नहीं चेते, अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना नहीं छोड़े, अगर हम प्रकृति के महत्व को न समझे, अगर हम अपने मशीनीकरण के अंधानुकरण दौड़ में पीछे नहीं हटे, तो प्रकृति के पास इतनी ताकत है, प्रकृति के पास इतना संतुलन है कि वो अपना न्याय खुद कर लेगी। हमें याद है, हम जब शशांक का क्लास पॉपुलेशन स्टडीज़ में लेते थे तो हमें याद है कि बहुत पहले 17वीं शताब्दी में माल्थस ने इसे चिताया था। जब माल्थस ने इसे चिताया था उस समय मनुष्य ने विकास इतना नहीं किया था, लेकिन एक दूरदृष्टा जिसने देखा कि जनसंख्या में वृद्धि होगी तो विकास में वृद्धि होगा, प्रकृति का दोहन होगा और उस दोहन के बल पर अगर हम संतुलित जीवन नहीं बिताएंगे तो या तो मनुष्य अपने धैर्य से, संयम से, विवेक से अपनी रक्षा करे, अन्यथा प्रकृति विल डू जस्टिस, प्रकृति अपना न्याय स्वयं कर लेगी। इसलिए माल्थस ने कहा था या तो प्रकृति के उस विपदा को, उस प्रकोप से बचना हो तो आपको संयम रहना होगा, आपको संतुलित विकास करना होगा और आपको साझा संस्कृति का सहारा बनना होगा। ये माल्थस ने कहा था। वही बात हमने कहा कि प्रकृति को अगर हम छेड़ेंगे तो प्रकृति हमें छोड़ेगा नहीं, ये नियम है। और इस बात को पूरी दुनिया ने तब महसूस किया जब क्लाइमेट चेंज होने लगा, ओजोन में छेद होने लगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगा, लोगों की मौत पर्यावरण ये प्रदूषण से होने लगी। तब जाके 1992 में 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में एक विश्व सम्मेलन होता है जिसको हम लोग अर्थ समिट कहते हैं। उस 1992 के सम्मेलन में पूरी दुनिया ने माना कि हमने प्रकृति का विदोहन इतना कर लिया है, शोषण इतना कर लिया है कि उसकी वजह से हम आने वाले विकास हमारे प्रभावित होगी, हमारा जीवन प्रभावित होगा, हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा। पूरी दुनिया 92 में एक मंच पर आई थी और उसमें बहुत प्रभावकारी ढंग से संपोषित या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात दोहराई गई थी या कही गई थी। लेकिन तब से लेके आज तक शायद मनुष्य चेता नहीं, हम विकास की पराकाष्ठा को लांघते गए। हमने अपने उपभोक्तावादी संस्कृति को छोड़ने में जरा भी रुचि नहीं दिखाई दी। और ऐसे में आप सभी को ध्यान होगा कि न्याय कैसे होता है, जस्टिस कैसे होता है। एक अज्ञात रोग, एक अज्ञात डिसीज, कोरोना नाम का डिसीज जब पूरी दुनिया पर हावी होता है तो लोग तिल तिल कर मरने लगते हैं। और ऐसे में लोग, वही लोग जो उपभोक्तावादी संस्कृति के पोषक थे, वो लोग अपने घरों में कम से कम उपभोक्तावादी संस्कृति को बनाए रखते हुए अपने सारे के सारे लालच को बांधते हुए उसमें जीने को मजबूर हो गए थे। कोरोना ने हमको बहुत बड़ा सबक दिया था। और उस दौरान आपको याद होगा कि किस प्रकार आसमान नीला दिखने लगा था, किस प्रकार जल जो है प्रदूषण मुक्त दिखने लगा था, किस प्रकार वो लुप्त होते हुए कई सारे पशु पक्षी हमको दिखने लगे थे। यानी कहने का अर्थ है हम कुछ समय तक अपने उत्पादन को रोक लगा दिए कोरोना की वजह से, तो वही प्रकृति फिर निखर कर आ गई। यानी प्रकृति ने हमको चेताया कि यदि आप चेतेंगे नहीं तो हम कहते हैं ना कि हर 100 वर्ष में प्रकृति न्याय करती है, अपने लिए न्याय करती है। मनुष्य मानता नहीं है तो प्रकृति करवट बदलती है और प्रकृति स्वयं अपने आप को संतुलित कर कर मनुष्य को चेताता है। ये सदियों से इस तरह की बातें हमने महसूस की, हमने इतिहासों में पढ़ा और बहुत सारे इस तरह के आंकड़ों को हमने अपने सामने देखा भी। उसके बावजूद अगर
हम प्रकृति के गुहार को नहीं सुने, यानी प्रकृति के हम दोहन को, विदोहन को बिल्कुल दुधारू पशु की तरह अगर इस्तेमाल करेंगे, जिसको कल्याण की भावना से है, जैसे कि महात्मा गांधी कहते थे कि हर के लालच को पूरा करने के लिए प्रकृति नहीं बननी चाहिए, बल्कि प्रकृति हर इंसान की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रकृति के पास प्रचुर संसाधन है। इस प्रकार के तथ्यों को, इस प्रकार के महापुरुषों के वक्तव्यों को हमें ध्यान से समझना चाहिए। और ये युग जो है, हम G20 के अध्यक्षीय काल में भी जी रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री इस समय अमेरिकी दौरे पर है, विकसित देश के दौरे पर है, और पूरी सभी दुनिया का निगाह लगा हुआ है कि G20 का जो क्लाइमेट चेंज या पर्यावरण पर आधारित जो मुद्दा है, वो किस तरह एड्रेस हो रहा है। क्या हम आने वाले समय में नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ेंगे, और ऐसे नॉलेज बेस्ड जिससे कि प्रकृति के संतुलन का एक सूत्र भी बंधा होगा, तब जाके प्रकृति के साथ न्याय होगा। और इसीलिए सबसे पहले दुनिया में इस बात की 1980 के दशक में इस बात को स्वीकारा गया था कि जिस प्रकार मनुष्य न्याय पाने का अधिकारी है,